Good morning, everybody. Today we will talk about globalization and emerging businesses. जो बिजनेस है और ग्लोबलाइजेशन दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों एक दूसरे से के कैसे पूरक हैं। ठीक है, जो हम बिजनेस करने का मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके बाद वो बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है या फिर उसका इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, ये म्यूचुअली जो है इंटरडिपेंडेंस दोनों का हम वो बात करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इज वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वाइड स्प्रेड करने का मतलब क्या है? वाइड स्प्रेड मतलब जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अक्रॉस द कंट्री। पूरे जो सारे जो कंट्री है उसके बीच जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे कंट्री के साथ परफॉर्म करते हैं, वही जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। जिससे क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे से करते हैं उसकी वजह से क्या है, एक देश का जो है दूसरे देश के प्रति डिपेंडेंस बढ़ता है। जैसे मान लो कोई जो कंट्री है वो अगर कुछ मेडिसिन निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको कुछ कच्चा माल चाहिए वो मेडिसिन निर्माण करने के लिए, तो वो दूसरे कंट्री पे वो कच्चा माल के लिए डिपेंडेंट है। उसके बाद कंपनी ने जो वो मेडिसिन बनाया, जो कंट्री ने बनाया, अब उसको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। वो अपने मार्केट से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है जो इंटरनल मार्केट है, तो उसे इंटरनेशनल मार्केट में जाना। तो इससे क्या है, डिपेंडेंसी जो है एक दूसरे पे बढ़ती है। ठीक है, जो ट्रेड है, ट्रेड इज ए डायनामिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स ट्रेडिंग कंट्री क्लोजर। जो ट्रेड से क्या है, जो डिफरेंट ट्रेड जो जिस ट्रेड पार्टनर है, जो डिफरेंट कंट्री जो ट्रेड करते हैं, आपस में जो बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे हमारा जो ट्रेड है वो अगर है ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से या फिर साउथ अफ्रीका से या फिर जो क्या है साउथ कोरिया से, तो ये जो हमारा ये क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये ट्रेडिंग पार्टनर के बीच जो है क्लोजनेस बढ़ता है, क्योंकि जो है दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं ट्रेड के थ्रू। तो ये जो है, ये भी जो है क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट, हर जो कंट्री का जो नेशनल मार्केट है उसको अगर इंटीग्रेट कर दो सारे नेशनल मार्केट को, तो वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, जो ये प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, एक्चुअली जो सारे मार्केट जो सारे मार्केट को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, सारे मार्केट को अगर जोड़ेंगे, और ये काम सबसे ज्यादा अच्छा से बखूबी से कौन करता है, मल्टीनेशनल कंपनी। इसके नाम से ही पता है, MNC जिसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कंपनी होती है जो जिसका जो है बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में फैला होता है, और जिस जिस कंट्री में वो फैला होता है तो वो जो है वो डिफरेंट कंट्री को जोड़ता है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो MNC है ये भी जो है ग्लोबलाइजेशन में जो प्रमुख रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स इनहेंस्ड मार्केट एक्सेस। इनहेंस्ड मार्केट एक्सेस मतलब जो हमारे पास, मान लो हमने कुछ बनाया, कुछ जो है निर्माण किया, ठीक है, हमारे कंट्री ने, तो अब उसके लिए मार्केट चाहिए बेचने के लिए। तो हमारे पास अगर मार्केट नहीं है, ज्यादा ज्यादा ऑप्शन नहीं है मार्केट का, तो हमारा जो प्रोडक्ट का दाम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा और डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड कम होगा, तो वो मार्केट प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास मार्केट एसेस है, डिफरेंट नया नया मार्केट है, बहुत सारा मार्केट का ऑप्शन है, तो जो हमारा प्रोडक्ट का अच्छा वैल्यू भी मिलेगा और
हम जो एक जो मोटिवेशन होता है ना प्रोडक्शन का, वो भी मिलेगा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है मार्केट एसेस, ज्यादा मार्केट एसेस, ठीक है। और जो ये मार्केट एसेस अगर मिला तो इसकी वजह है कॉम्परेटिव एडवांटेज। कॉम्परेटिव एडवांटेज हमने जो इंटरनेशनल ट्रेड जब बताया था तो बताया था, जिससे मान लो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक कंप्यूटर हमको प्रोड्यूस करने में हमको मान लो 2 यूनिट कैपिटल लगता है और 2 यूनिट लेबर लगता है एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में। और यही एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में अमेरिका को एक कैपिटल लगता है और एक लेबर लगता है। तो जाहिर बात है हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटर का है वो ज्यादा है और अमेरिका का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम है। अब सेम चीज है, सूती का कपड़ा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो 2 यूनिट लेबर और 1 यूनिट कैपिटल में। सेम सूती का कपड़ा मान लो जो अमेरिका है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 यूनिट लेबर 2 यूनिट कैपिटल में। तो यहाँ पे सूती का कपड़ा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया का कम है और अमेरिका का ज्यादा है। तो कॉम्परेटिव थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज कहता है कि अमेरिका को जो है वो कंप्यूटर प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि उसको वो प्रोड्यूस करने में एडवांटेज है और वो सस्ते में प्रोड्यूस कर सकता है। और इंडिया को कंप्यूटर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए बल्कि सूती का कपड़ा प्रोड्यूस करना चाहिए। और दोनों को जो है इंटरनेशनल ट्रेड से एक्सचेंज कर लेना चाहिए। वहां से इंपोर्ट कर लेंगे हम कंप्यूटर, हमको सस्ता में मिल जाएगा, और यहां से अमेरिका वाला इंपोर्ट कर लेगा सूती का कपड़ा। तो इस तरह जो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इससे दोनों कंट्री बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है। एक दूसरे से जो ट्रेड होता है उसकी वजह से हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। अब है कुछ डिराइविंग फोर्स है ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मींस इंक्रीज्ड ओपनिंग ऑफ नेशनल मार्केट, ठीक है। नेशनल मार्केट ज्यादा से ज्यादा ओपन हो। जो ओपन नेशनल मार्केट मतलब हमने बताया था इकोनॉमी जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब जो ट्रेडिंग कंट्री है वो हमारे यहाँ से ट्रेड आसानी से कर सकता है। और एक होता है प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब जो वो कंट्री है वो अपने मार्केट को ओपन नहीं रखता है, बहुत सारा जो है प्रोटेक्शन लगा देता है। आप वहां पे अगर ट्रेड करने चाहेंगे बहुत भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, ये लगाएगा वो लगाएगा, वो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है नेशनल मार्केट जो है ज्यादातर नेशन जो है अपना नेशनल मार्केट जो है वो ओपन कर रहा है। ओपन मतलब दूसरे कंट्री को ट्रेड आसानी से सुविधाजनक स्थिति में यहां से ट्रेड कर पाए, ठीक है। ये जो है एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, ठीक है। उसके तहत होता है जो मार्केट अपना मार्केट ओपन रखता है तो जो आसानी से है जो हम ट्रेड कर पाते हैं। जो प्रोटेक्शनिस्ट है जो अपने मार्केट को क्लोज रखता है वो उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है ये ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। दूसरा है जो हमारा टेली कम्युनिकेशन है, मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। ये जो है ग्लोबलाइजेशन का फोर्स है, ये फोर्स क्रिएट करता है क्योंकि आज हम आसानी से यहाँ पे बैठ के अमेरिका में बात कर सकते हैं। आसानी से जो है हम यहाँ से अमेरिका भी जा सकते हैं, 1-2 दिन में आ सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री के बीच। ये भी जो है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। आगे है एज कैपिटल इज कंस्टेंट। कुछ कंट्री में जो है कैपिटल कंस्टेंट होता है। कैपिटल मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट जो भी जो है चाहे वो मनी हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हैं। जो कई जो ऐसे राष्ट्र हैं जो गरीब हैं तो उसके पास कैपिटल की कमी होती है, ठीक है। तो वो जो क्या करते हैं लिबरलाइजेशन के तहत अपना मार्केट ओपन करते हैं और वहां पे दूसरे
जो इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी है दूसरे कंट्री के, वो अपना टेक्नोलॉजी भी देते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं और वहां पे बिजनेस करते हैं, जिससे क्या होता है जो वो भी अब जो कंट्री गरीब है उसे तो उसके पास पैसा नहीं है या कैपिटल नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके अपने कंट्री में अपने कंट्री का विकास कर पाए, तो वो क्या करते हैं अपने मार्केट को ओपन करते हैं और वहां पे जो एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो आते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है, वहां के लोगों का रोजगार भी मिलता है। तो ये सब जो है ये सब जो है ये है ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब है डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या डायमेंशन है? ग्लोबलाइजेशन का ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशन है, जैसे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इकोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चरल है, उसके बाद सिक्योरिटी है, हेल्थ है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम इसमें कुछ जो है कुछ टॉपिक है जो कुछ डायमेंशन है उस पे हम चर्चा करेंगे। पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका सबसे ज्यादा रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन में। जो दो कंट्री एक दूसरे के नजदीक आते हैं वो ट्रेड के थ्रू, ट्रेडिंग पार्टनर एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी है उसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मान लो सिर्फ ट्रेड मतलब गुड्स या सर्विस का ही नहीं है, बहुत सारे फाइनेंस जैसे है। अब फाइनेंस जो है तुमने नाम सुना होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो अब वर्ल्ड बैंक है वो क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वहां उसकी जरूरत सबको पड़ती है, सारे कंट्री को पड़ती है। तो सारे कंट्री को एक साथ लाने में ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका भी रोल है। तो ये सारे जो है इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। उसमें ट्रेड भी आ गया, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं। ठीक है, ये सारे जो है इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। दूसरा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल डायमेंशन। अब बहुत सारे जो है आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉलिटिकल इंटरैक्शन की वजह से भी बहुत हद तक होता है। पॉलिटिकल इंटरैक्शन मतलब बहुत सारे इशू है, बहुत सारा इशू है जो कि ग्लोबल इशू है। ठीक है, उसमें सारे जो वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल स्टैंड होता है पर्टिकुलर इशू के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल लीडर है, वो उसका इंटरेक्शन पड़ता है। डिफरेंट कंट्री जो है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच का रिलेशनशिप है, ये सारा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स है। ये पॉलिटिकल अफेयर्स भी जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए उत्तरदायी है। अगला है कल्चरल। अब जब दो कंट्री के बीच ट्रेड होगा या फिर ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है क्या होगा, कल्चरल और हेरिटेज का जो है वो आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा। कहीं का जो है जो भाषा है, लैंग्वेज है, कहीं का जो है सभ्यता है, कहीं का जो है कुछ साइन है, कहीं पे जो है कोई ऐसा सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, जो वो पूरे वर्ल्ड में नोन होगा। तो इस तरह से जो है कल्चरल का भी आदान प्रदान ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होगा। आगे है इकोलॉजी। इकोलॉजिकल इशू बहुत सारे हैं जो कि ये इकोलॉजिकल इशू जो हैं वो वर्ल्ड इशू होते हैं। जैसे हमने बताया है कि कुछ इश्यूज हैं, जैसे अब है कि वो जो कार्बन का उत्सर्जन है, इमिशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन का उत्सर्जन है, चाहे यहाँ हो या अफ्रीका में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो, वो पूरा वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। या फिर ओजोन गैस का जो लेयर है वो अगर वीक होगा, थीन होगा, तो उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड को जो है नुकसान होगा। तो ये सब ग्लोबल इशू हैं। ये सब ग्लोबल इशू के कारण कंट्री एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इशू
सिर्फ एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें सारे कंट्री को मिलके सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स है, ये भी ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब है जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस पे क्या है। ठीक है, वो जो ग्लोबलाइजेशन है वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले है इंक्रीज कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन कैसे इंक्रीज करता है, और कंपटीशन अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर है क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। अब कंपटीशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अब मान लो दो दो अगर हमारा कोई कंपटीटर नहीं है ट्रेडिंग में, तो हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, उसको अपने मनमाने भाव से बेचेंगे, उसका क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमको जो प्रोड्यूस करना है ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है क्वालिटी भी हो, दाम भी कम हो, ताकि लोग हमारी चीजें खरीदे। तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से जो है अभी जो इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुआ है, तो वहां पे जो है कंपटीशन बढ़ा है। जैसे हम इंडियन श्रिम्प, हम जो श्रिम्प प्रोड्यूस करते हैं, अब वियतनाम भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा जो श्रिम्प है अगर वियतनाम के श्रिम्प से ज्यादा महंगा है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में हमसे श्रिम्प कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो हमको क्वालिटी के साथ साथ दाम भी देखना है, हमको जो है उससे compete करना है। ठीक है, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट का जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज हुआ है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू improvement of the use of technology in developing and अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उसे टेक्नोलॉजी मिलता है। ये बात अलग है कि वो टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी की वजह से अगर वो कंट्री का इंप्रूवमेंट होता है तो ये इसका श्रेय ग्लोबलाइजेशन को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है, जैसे मान लो जो कुछ जो बड़ा मशीनरी है वो या टेक्नोलॉजी है, मान लो जैसे हमने बोला बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी या फिर और भी कोई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में डेवलप हुआ, वो हमारे कंट्री में ट्रांसफर हुआ टेक्नोलॉजी का, चाहे वो उसके लिए दाम ही क्यों ना लगा हो, उसके लिए हमको पैसा ही क्यों ना देना पड़े, अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री को बूस्ट कर दे, मान लो वो फिश प्रोडक्शन में बूस्ट कर दे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री का, वो भी पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी इन ऑल कंट्रीज। अब ये अपॉर्चुनिटी करने का क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी मान लो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जो हमारे जैसे कंट्री इंडिया में है, आदमी बहुत है, मतलब लेबर की कमी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास इतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है कि सारे लेबर को एब्जॉर्ब कर पाए। कुछ ऐसे कंट्री है जहां इंडस्ट्री है, लेबर की कमी है, तो हमारा जो लेबर है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरे देश में जाके काम करें, उसको काम मिलेगा, और दूसरे देश में जो है जहां पे लेबर की कमी है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उसे सस्ता लेबर मिलेगा, क्योंकि लेबर की अगर बहुत कमी है तो वहां पे लेबर बहुत महंगा होगा। तो ये दोनों जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलता है किसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अगला है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस इज कॉजिंग द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर टू डिक्लाइन। अब जो डिफरेंट कंट्री के बीच जो ट्रेड होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट करने का जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है, या फिर जो लोग जो है कोई बिजनेसमैन है दूसरे कंट्री में जाके जो इन्वेस्ट करते हैं, किसी दूसरे कंपनी में जो शेयर खरीदते हैं या फिर अपना गुड्स एंड सर्विस कहीं पे बेचते हैं। तो पहले क्या था,
पहले ऐसा माना जाता था कि जो इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट करने से हमारा कंट्री जो है वो बेनिफिट नहीं होता है, उसके इंपोर्ट जो है हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपना जो है बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा कर रखता था कि कोई हमारे देश में ज्यादा इंपोर्ट, हम अपना देश ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो टाइम के साथ जो है लोग को ये समझ में आ गया कि अगर मान लो कोई गुड जो है हम सस्ते में कोई बना रहा है, बना पा रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो हम उसको खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से क्या है, लोगों में एक जो है, लोग जो है अपना धीरे धीरे जो है अपना मार्केट को ओपन किया। जो प्रोटेक्शन, बहुत सारा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, हैवी ड्यूटी लगाया हुआ है डिफरेंट टाइप का, तो उसको लोग कम किया, जिसकी वजह से जो है जो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन का और क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट एवरी लेवल ऑफ इंडस्ट्री एंड एवरी नेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो सारे इफेक्ट करके, क्यों इफेक्ट करता है, अब मान लो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपका, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो है प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी है, और एक बार आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंडस्ट्री बहुत चलेगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, किसी और ने लॉन्च किया और वो आपसे बेटर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, तो आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेगा। इस वजह से क्या है कि वो आपके इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। ठीक है। और सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरा नेशन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए कहीं पे किसी कंट्री के साथ हमारा नहीं बन रहा, जिससे हम जैसे पाकिस्तान है वो जो है कपास को बेचता है, कपास उत्पादन करता है, अगर हमने हमारा उसके साथ अच्छा नहीं बना, हमने उसको बैन कर दिया, तो वहां का जो कपास है वो हमारे पास नहीं आ पाएगा वो बेचने के लिए, उसका एक मार्केट ऑप्शन तो छूट खत्म हो गया, फिर वो कहीं और जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से जो है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए सब कंट्री के पास अपना सामान बेच पाए, ठीक है, तो वो सारे के लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो हर नेशन को भी इफेक्ट करता है और हर इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करता है, और जो ये मार्केट को है वो ज्यादा इफिशियंट बनाता है। मार्केट इफिशियंसी का मतलब है कि आपको जो शेयर है, जो प्रोडक्ट में जो शेयर है, जो प्रोड्यूसर का, वो ज्यादा हो, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो। ठीक है। उसको बोलते हैं इफिशियंट मार्केट। मान लो जैसे अब जो इंडिया में जो है बहुत सारा ऐसा जो मार्केट है जिसमें जो है आपको अंत तक आते आते, जो प्रोड्यूसर खरीदा 5 रुपया में, अंत तक आते आते आपको वो 30 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो ये जो 5 और 30 के बीच जो 25 रुपया जो बीच में जो मिडिल मैन है उसके पास गया, तो ये जो है ये इनइफिशियंट मार्केट हुआ। तो ये ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो मार्केट है वो ज्यादा इफिशियंट हुआ है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनल मार्केट पे भी, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। आगे है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस विल काउज मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपीटिंग फॉर होल्डिंग ऑफ द इकोनॉमीज। अब मान लो जैसे हमको कुछ, हम कंज्यूमर हैं, हमको कुछ जैसे आम ही खरीदना है। अब मान लो एक ही कंट्री अगर है, सिर्फ हमारा कंट्री है, और हमारे कंट्री में आम का एक ही वेराइटी हो रहा है, तो हमको बाध्य है कि हमको उतना ही खरीदना है, क्योंकि हमको और कंट्री से, मान लो ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो और कंट्री से हमको कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन है तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कहीं से, अभी तो कंज्यूमर के पास इतना ऑप्शन है कि वो खुद जो है इंपोर्ट गाड़ी यहाँ मंगा लेते हैं। ठीक है। गाड़ी इंपोर्ट इंपोर्ट करके यहाँ ला सकते हैं, और बहुत सारा जो चीज है वो हम इंपोर्टेड चीज यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से
जो है हम दूसरे कंट्री से जो चीज हमको जरूरत है दूसरे कंट्री से हम मंगा सकते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये सब क्या है हमारे ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है, इम्पैक्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अनेबल्स लार्ज कंपनी टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि प्रोडक्शन जो अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन योर कॉस्ट विल डिक्लाइन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मान लो आपका एक कंपनी है जो नेशनल लेवल पे है, आप उसको बढ़ा के इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, बहुत बड़ा हो गया, तो आप इस स्थिति में क्या होगा कि आप वहां से सामान ले पाएंगे जहां पे सस्ता है, और आप वहां डायरेक्ट वहां से खरीद पाएंगे। ठीक है, अब हमको मान लो टन्स ऑफ टन चाहिए कोई कच्चा माल, तो हम वहां डायरेक्ट ही जाके खरीद लेंगे। अगर मान लीजिए हमको थोड़ा सा चाहिए तो हमें मिडलमैन पे उसके लिए जो है हमको आश्रित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विथ ग्लोबलाइजेशन लार्ज कंपनी अचीव इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। ठीक है, उसमें जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल ग्लोबलाइजेशन के कारण संभव है। ठीक है, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो जहां पे लेबर सस्ता है वहां से वो लेबर ले लेंगे, जहां पे कच्चा माल है वहां से कच्चा माल ले लेंगे, जहां पे अच्छा मार्केट है वहां पे जाके वो बेच लेंगे। तो ये सब जो संभव हो पाया ग्लोबलाइजेशन के कारण, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो अचीव करता है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो संभव है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये हमारा था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का और इंटरनेशनल का क्या जो इंटरडिपेंडेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है और उसका क्या इम्पैक्ट है, ये हमने बात किया ग्लोबलाइजेशन पर। किसी को कोई जो है